आप सभी का हमारे YouTube चैनल महेंद्रा जीएस एंड मैथ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम सब लोग एक गणित की नई विधा, जिसके अंतर्गत वर्तमान समय में, प्राचीन समय में भी उसका बहुत बड़ा योगदान था, उस विधा का नाम है सांख्यिकी। अर्थात गणित की वो शाखा है, सांख्यिकी जो है गणित की वो शाखा है जिसके अंतर्गत प्राचीन समय में जब बहुत से राज्य थे, उनके बीच में जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है, वहाँ की जो है भूमि कितनी है, कितना क्षेत्रफल है उसका, और इन सब चीज़ों को जो वहाँ तथ्य थे, उन तथ्यों को संग्रहित करना, उसके बाद में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करना, तो ये एक प्रकार से बहुत ही कठिन था। तो प्राचीन समय में उस समय के जो गणितज्ञ थे या उस समय के जो राज्यों के जो आर्थिक जो फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको आज वर्तमान में कह रहे हैं वित्त मंत्री, उस समय जो राज्यों के जो मंत्री थे, किस प्रकार से आंकड़ों को संग्रहित कर और एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करते थे। तो इन सब चीज़ों को प्राचीन समय से ही तथ्यों को एकत्रित करना, फिर उनको एक व्यवस्थित करके संग्रहण करना, कहने का मतलब क्या है, फिर उसको प्रदर्शित करना, फिर उसका वर्गीकरण करना, फिर उसके गुण दोषों को छांटना, इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है हम लोग सांख्यिकी शब्द के जो आया है और जो कहाँ से आया है, इसका भी आप लोग जो है आज अध्ययन करेंगे। तो सांख्यिकी क्या है, अबे नया शब्द जो है सांख्यिकी क्या है, ये कहाँ से आया और इसका क्या महत्व है और इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन आप जो है स्टेप बाय स्टेप आज करेंगे। तो सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स होता है, तो स्टैटिस्टिक्स जो होता है उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। यहाँ से आप इतना शब्द अगर स्टेट माने होता है राज्य की जो विज्ञान है, यहाँ से इसका जो हिंदी शब्द निकलता है राज्य की विज्ञान, जो शब्द है ये प्राचीन काल में इसी शब्द को प्रयोग किया जाता था, राज्य की विज्ञान। इसको जो है स्टैटिक्स जो इसका नाम जो रखा गया, तो वहाँ पर सबसे पहले एक शब्द इसमें स्टेट है। स्टेट ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और स्टेटी ये इटली भाषा का शब्द है। और ये जो है उसके बाद में स्टैटिक्स जो होता है, ये शब्द जो है ये कहाँ से निकला? ये जो है जर्मन भाषा में शब्द प्रयोग किया गया, स्टैटिस्टिक्स। ये जर्मन भाषा का शब्द है। तो सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी के बारे में सबसे पहले जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे सर रोनाल्ड एल्मर फिशर, जिनका इस सांख्यिकी में जो शब्द है इसका जो इनको जनक कहा जाता है, अर्थात सांख्यिकी का जनक जो है ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था सर रोनाल्ड एल्मर फिशर।
सांख्यिकी का जनक जो है, ये नोट करने वाला शब्द है, सांख्यिकी का जनक ब्रिटिश विज्ञान जो है गणितज्ञ कह सकते हैं, गणितज्ञ, जिनका नाम था सर रोनाल्ड एलेमर फिशर। इन्हें जो है सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। ये ब्रिटिश गणितज्ञ थे। उसके बाद में भारत में जो सांख्यिकी, जो भारतीय सांख्यिकी है, इसका भी जो है नाम था भारतीय सांख्यिकी के जनक जो थे पीसी महालनोबिस। इनका ये जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, जो कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, उसके संस्थापक भी रह चुके हैं। तो इन्हें हम सांख्यिकी का, भारतीय सांख्यिकी का जनक कहते हैं, के संस्थापक भी रहे हैं। उसके बाद में आता है सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी के अंतर्गत हम किस प्रकार से गणित का सांख्यिकी से क्या संबंध है, तो यहाँ पर आता है सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आंकड़ों का संग्रहण, इकट्ठा करना, आंकड़ों को इकट्ठा करना, प्रदर्शन एवं वर्गीकरण कर गुणों का अनुमान लगाना होता है। अर्थात सांख्यिकी जो है गणित की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, प्रदर्शन करते हैं एवं उसका फिर वर्गीकरण करते हैं और उनके गुणों का अनुमान भी हम लगाते हैं। तो सांख्यिकी में हमें जो है ये जो आंकड़े आ रहे हैं, यहाँ पर आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों का संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है और इन आंकड़ों को संग्रहण करने से हमें क्या लाभ मिलता है, इन सब चीज़ों का आप लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है आंकड़ों का संग्रहण। सांख्यिकी में जो है आंकड़ों का संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है। आंकड़ों का संग्रहण मतलब इकट्ठा करना, व्यवस्थित करना उनको। तो जो आंकड़े हम लोग संग्रहित करते हैं किस प्रकार से करते हैं, अर्थात इसको लिखते हैं व्यवस्थित। तो सबसे पहले हम लोग जो है जो संख्याएं दे रखी होती हैं, मान लिया कोई आंकड़े दे रखे थे, अभी चुनाव आने वाला है, इनका भी हमें संग्रहण करना है, किस पार्टी को कितने वोट मिले, या तुम्हारे गांव में जो है जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या में पुरुष और महिला अनुपात मत जो कितनी संख्या में है, फिर उसके बाद में पुरुषों में कितने बच्चे जो हैं वो इतनी उम्र के हैं, मान लिया 10 साल की उम्र तक के, फिर
40 साल तक उम्र वाले कितने कहते हैं, वृद्ध वाले कितने हैं, इन सब को आंकड़ों को आप इधर उधर सब नोट करने के बजाय उसको एक सिस्टमिक ढंग से एक जो व्यवस्थित क्रम होता है वो हम सांख्यिकी के अंतर्गत करते हैं। तो सबसे पहले आंकड़ों का संग्रहण होता है, व्यवस्थीकरण होता है। तो आंकड़े मान लिया इन्हीं संख्याओं को हमें मान लिया जैसे एक जो होता है बार ग्राफ, जिसे हम कहते हैं बार ग्राफ, इसे हम डंडा रेख भी कहते हैं, डंडा रेख। तो बार ग्राफ के अंतर्गत हम आंकड़ों को उनके आयताकार, जो आयताकार डंडा रेख होते हैं उसमें किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। मान लिया जैसे यहाँ पर किसी गांव की जो है कुछ सर्वे किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो है जो उनका शिक्षण बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें जो 15 साल तक के बच्चे हैं, तो कौन ऐसे बच्चे हैं जो कम पढ़ पाते हैं, कुछ अधिक पढ़ पाते हैं, तो उनका डेटा इधर उधर सब लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 18 और 7 लिखा हुआ है, तो ये क्रम लिखा हुआ है। इसको आप जो है व्यवस्थित क्रम में किस प्रकार से संग्रहित करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं डाटा जो है वो सब इधर उधर लिखा हुआ है, ना आरोही क्रम में है ना ये अवरोही क्रम में है। तो हम डाटा को सबसे पहले आरोही क्रम में बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हुए, मतलब एक एक ओंटा आगे बढ़ते हुए हमको लाना है। तो इसको हम जो है आरोही क्रम में लिखते हैं, इनको आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम माने होता है बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले छोटा लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर जो है फिर उससे बड़ा, फिर अंत में सबसे बड़ा लिखा जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि 7, 8, 10, 16, 18, 25 ये जो आंकड़े हैं ये व्यवस्थित क्रम में लगे हैं। इनको हम डंडा रेख बार ग्राफ के द्वारा आसानी से दिखा सकते हैं। इसको दिखाने के पहले हमें इन सब चीज़ों को टेली चिन्ह, एक शब्द आता है यहाँ पर, टेली चिन्ह क्या होता है। टेली चिन्ह, टेली चिन्ह क्या है। जैसे मान लिया हम आप लोग रोमन नंबर में अंकों को किस प्रकार से लिखते हैं, वैसे ही हम टेली चिन्ह को अंकों को किस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, उसमें जो है यहाँ पर उन अंकों को लिखा जा सकता है। यहाँ पर अंक लिखेंगे और यहाँ पर टेली चिन्ह। जैसे एक को हम जो है सिर्फ एक लाइन खींच देते हैं, 2 को हम डबल लाइन खींच देते हैं, 3 को हम ट्रिपल लाइन खींच देते हैं, 4 को हम 4 लाइन खींच देते हैं, और 5 को जो है हम एक 4 लाइन खींचने के बाद में हम तिरछी एक लाइन खींच देते हैं। उसके बाद में 6 को लिखना है, तो यही हमें पहले 5 को लिखना पड़ेगा ऐसे ऐसे, और उसमें फिर हम एक जोड़ देंगे, 5 में एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ऐसे ही 7 में भी यही करना है, और यहाँ पर हमें डबल लाइन कर देनी है। 8 में भी हमें ये 5 का लिखना है, इस यहाँ पर हम ये आइजन लगा रहे हैं, ये आइजन है। उसके बाद में हमें 3 लाइन खींच देनी है। फिर 9 में भी ऐसे ही हमें करना है, यहाँ पर भी आइजन में लगा रहा हूँ, और यहाँ पर आपको 4 लाइनें खींचनी हैं। ऐसे 10 में क्या करना होगा, हमें डबल बार जो है ये 5 लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्रम से हम आगे बढ़ते हुए लिखते चले जाते हैं। तो इन चिन्हों को हम टेली चिन्ह कहते हैं, इन चिन्हों को हम टेली चिन्ह कहते हैं। तो टेली चिन्हों का प्रयोग हम जो है आंकड़ों को व्यवस्थित करते समय इनका प्रयोग किया जाता है, और बार ग्राफ डंडा रेख में इनका प्रयोग होता है। उसके बाद में आता है दूसरा आंकड़ों को व्यवस्थित करने का क्रम होता है पिक्टोग्राफ, जिसे हम रेखा चित्र कहते हैं। पिक्टोग्राफ, रेखा चित्र, रेखा चित्र, इसे हम पिक्टोग्राफ पिक्टोग्राफ में क्या होता है कि सबसे इसमें हमें जो आंकड़े दे रखे होते हैं वो सब नंबरों में होते हैं। तो जैसे हमें उनको व्यवस्थित करना है, कहीं पर आप जो है मान लिया जैसे बाज़ार में गए और वहाँ पर आपको
सब्जियां लेनी हैं या फल लेने हैं तो आपको जो है यहाँ पर दे रखा, जैसे आम जो है 5 हैं, फिर अमरूद जो हैं 10 हैं, और उसके बाद में केला जो हैं 1 दर्जन हैं। इनको आप किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एक तरफ जो है आपको उसका वस्तु का नाम लिखना पड़ेगा, वस्तु का नाम, और दूसरे में हमें जो है उसका उसका रेखा चित्र बनाना है। तो यहाँ पर जैसे आम लिख दिया, आम 5 है तो हम 5 यहाँ पर आम बना देंगे, और ऐसे हम बनाते चले जाएंगे। तो इन सबको को जैसे, तो कहीं पर आपको इनको अगर ये आम लिखे हुए हैं, सब बने हुए हैं, अमरूद लिखा हुआ है, उसके बाद में फिर केला लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उनके चित्र बने हुए हैं। उसके बाद में इनका अंकन आप जो इनको गिन करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से दर्शाने को हमें पता चल जाता है कितने आम हैं, कितने अमरूद हैं, कितने केला हैं। तो इसको हम रेखा चित्र के द्वारा दिखाते हैं, पिक्टोग्राफ जो होता है। उसके बाद में आज जो है जिसका वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है उसको जो है कहते हैं हम पाई ग्राफ। पाई ग्राफ क्या है? इसे वृत्तारेख भी कहते हैं, इसे हम पाई ग्राफ, ठीक है। तो इसे पाई ग्राफ इसका नाम होता है। तो वृत्तारेख क्या होता है? किसी वृत्त के अंतर्गत हमें आंकड़ों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको देखे तो समझ जाए कि जैसे चुनाव का इस समय माहौल है, चुनाव के बाद में जब पार्टियों को वोट मिलते हैं तो किस प्रकार से पता चल जाता है फला पार्टी को कितने वोट मिले और जो दूसरी कोई पार्टी है उसको कितने वोट मिले। तो किस प्रकार से आप जो है इस वृत्तारेख को में हम आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं। तो उसमें आता है, जैसे मान लिया कोई हमने एक सर्किल वृत्त बना लिया, वृत्त सर्किल बनाने के बाद में हमें इनमें सबसे पहले आंकड़ों को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिस त्रिज्या का हम सर्किल बनाते हैं तो वहाँ पर उसके केंद्र बिंदु को मिलाते हुए हम एक जो है त्रिज्या खींच लेते हैं। अब हमें आंकड़ों को व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आंकड़ों का वृत्तारेख में किस प्रकार से जो है व्यवस्थित किया जाता है। तो उसका हम सबसे पहले एक उसका फार्मूला होता है, केंद्र पर बना कोण क्या होता है। जो अगर हम किसी वृत्तारेख में जो है अगर उसको हम ग्राफ बना रहे हैं तो वहाँ पर केंद्र पर बना कोण क्या निकलता है। सबसे पहले जो है जिस पार्टी के बारे में हमें जो है पता चल रहा है इस पार्टी को कितने वोट मिले हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मान लिया वस्तुओं की संख्या, हम इसको सभी के लिए करके चलते रहे, वस्तुओं की संख्या विशेष वस्तु, जिस विशेष वस्तु में होता है कि जैसे यहाँ पर अभी पिछले में मैं बताया था आम, तो आम की संख्या को ऊपर लिखेंगे और आम अमरूद केला थे तो वहाँ वो फल हो जाएंगे, तो फलों की संख्या को हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर वैसे ही है, विशेष वस्तुओं की संख्या ऊपर लिखेंगे जिसके बारे में हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना है, और टोटल वस्तुएं अर्थात यहाँ पर प्रत्येक पार्टी को मिला वोट ऊपर लिखेंगे और टोटल पार्टियों को मिले वोट जो है नीचे लिखेंगे और उसको 360 से गुणा कर देंगे। अर्थात यहाँ पर जो एंगल बनता है वो पूरा होता है 360 डिग्री का। तो यहाँ पर कुल वस्तुओं की संख्या गुणे 360 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार इसके सहायता से हम जो यहाँ पर जो कोण बनते हैं उनका मान निकलता चला जाता है और उसको हम कोण को खींचते चले जाते हैं। उससे पता चल जाता है इस पार्टी को हमें कितने वोट मिल रहे हैं। और उसको आपको ज़्यादा अगर कुछ करना है तो जैसे उसको कलर कर दीजिए, बीजेपी का सिंबल है तो उसको जो है लोग जब दिखाते हैं न्यूज़ चैनल वाले उसको भगवा कलर में कर देते हैं।
सपा का है तो उसको लाल और हरा का मिक्स में कर देते हैं। ऐसे ही उसको दिखाते हुए तुम्हें पता चल जाता है कि फला पार्टी को कितने वोट, कितना उसका ग्राफ है, कितना वोट मिल रहे हैं। और अगर इसी से अनुमान लग जाता है, अगर ये इसके बीच में जितना एंगल ज़्यादा होगा उससे पता चल जाता है इसका आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। अगर इतने पूरे पोर्शन में अगर उसका कलर्ड है तो पता चल जाएगा इस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। तो इससे देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पर किस पार्टी की बढ़त है। तो इस चुनाव से संबंधित मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूज अभी बहुत जल्द है आप लोगों के सामने आने वाला है, तो आप उससे समझ सकते हैं। जब आप न्यूज़ चैनल में देखेंगे तो लगातार एक पाई ग्राफ के माध्यम से आप तुरंत उसका आंकड़ा लगा सकते हैं, पता लग सकते हैं कि किस पार्टी को वोट मिल रहे हैं। उसके बाद में आता है कि ये आंकड़ों को व्यवस्थित करने के बाद में हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर हमें अब जो है उसके बारे में अध्ययन करना है वो होता है सांख्यिकी में जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होती हैं वो हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है जिस पर हमें फोकस करना है उसकी चीज़ों की माप हम किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर आता है समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य को हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। उसके बाद में होता है माध्यिका, जिसे हम मीडियम कहते हैं, मीडियन। नंबर 3 पर आता है बहुलक, जिसे हम इंग्लिश में मॉड कहते हैं, इसको मॉड कहते हैं, मॉड, मॉड या बाड। और ये होता है मीडियन। उसके बाद में इसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन। तो ये 3 जो मापें होती हैं इसे हम जो है किस प्रकार से आप लोगों को जो है इनका यूज करना है और क्रम बाय क्रम हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम समांतर माध्य के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो समांतर माध्य क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझें। समांतर माध्य, इसको जो है ई होता है। समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या है? जैसे किसी अपने क्लास की एक क्लास में जैसे बच्चे जो बैठे हुए हैं, मान लिया 10 बच्चों का जो है हमें औसत निकालना है, उनके भारों का औसत निकालना है कि कितना उनमें वजन है कि ये कितने कितने के भार के वो जो व्यक्ति जो लड़के बैठे हैं उनका वजन क्या है। या कह सकते हैं कि गणित की परीक्षा में जो है 10 विद्यार्थियों ने इतने इतने अंक प्राप्त किए, उनका औसत मान, या अर्थात औसत मान जो मैंने शब्द कर रहा है एवरेज जिसे कहते हैं, ये औसत मान ही समांतर माध्य होता है। तो इसको हम किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं? समांतर माध्य जो होता है वस्तुओं या आंकड़ों का औसत मान ही समांतर माध्य कहलाता है।
आंकड़ों या वस्तुओं का जो औसत मान ही समांतर माध्य कहलाता है। जैसे समांतर माध्य को हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, यहाँ पर वस्तुओं का जो उसकी जो मान होता है, ठीक है, उसको लिखते हैं, या आंकड़ों के मानों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो समांतर माध्य क्या है? आंकड़ों के मानों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़ों की जो कुल संख्या है इसको, और ये जो आंकड़ों का मान है इसको हम जो है एक अन्य फॉर्म में भी जो है व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात जो समांतर माध्य निकलता है, मान लिया जैसे आंकड़े यहाँ पर हैं, इसको हम x, एक आंकड़ा है जिसका मान x1 है, दूसरा x2 है, फिर x3 है, डॉट डॉट xn तक लिखा हुआ है, और वहाँ पर जो इसके आंकड़ों की जो कुल संख्या है वो जो है तुम्हारी यहाँ पर n है। तो इसका जो ऊपर जो ये x1 x2 x प्लस 3 डॉट डॉट n है, इनका योग जो हो रहा है, इसको हम एक सिंबल जो होता है जिसे हम समेसन कहते हैं, ये समेसन का साइन होता है, और इसे हम सिग्मा भी कहते हैं। समेसन यहाँ से हो जाएगा x अपान n, ये समांतर माध्य निकालने का फार्मूला होता है। उसके बाद में ये यहाँ पर जो है, जहाँ आप इसको भी लिख लीजिए, इसको कहते हैं सिग्मा, ये जोड़ का, इनको जोड़ने का साइन होता है, इसे हम समेसन, सम माने जोड़ना, साइन भी कहते हैं, ये समेसन साइन होता है सिग्मा। तो यहाँ पर जो ये समेसन x है, ये क्या है? ये इन सब का जोड़ है, ठीक है। तो इस प्रकार से समांतर माध्य इस सूत्र के द्वारा निकाला जाता है। अर्थात आंकड़ों के मानों का योग जो करते हैं और आंकड़ों की कुल जो संख्या होती है उसको डिवाइड कर देने से हमें जो है समांतर माध्य प्राप्त हो जाता है। इसको हम औसत मान भी कहते हैं, क्योंकि औसत आप किसी चीज़ का निकालते हैं तो उसमें उसके पद जो उनका जो मान होता है उनको जोड़ लेते हैं, उसके पदों का मान बटे पदों की कुल संख्या। तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार से समांतर माध्य निकाल सकते हैं। ये जो समांतर माध्य निकल रहा है, ये जो है यहाँ पर निकालने के बाद में जब आंकड़े जो है अवर्गीकृत हों, मान लिया आंकड़े यहाँ पर जो सवाल में हमने निकाला है, तो इसको जो है दो फॉर्मेट में आता है, इसको भी समझना है आपको। जब जो है आंकड़े अवर्गीकृत हों, इसलिए भी एक शब्द आता है अवर्गीकृत। आंकड़े जो अवर्गीकृत होते हैं उनमें हम, और जिसमें बारंबारता दी हो, तो आंकड़े अवर्गीकृत हों जिसमें बारंबारता दी हो, ये मैंने अभी जो है अभी जो आप लोगों को सूत्र बताया था उसमें था कि वहाँ पर बारंबारता दी नहीं थी। तो उसको जहाँ पर बारंबारता दी नहीं होती है उसको जो अभी मैंने जो आप लोगों को सूत्र लिखाया है उसके माध्यम से उसका समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। और जहाँ पर आंकड़े अवर्गीकृत भी हों और बारंबारता भी दे रखी हो। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे किसी प्रश्न में मान लिया यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा हो, इसको आप एक प्रश्न के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है 5
पदों की संख्या दे रखी हो और यहाँ पर जो है उसकी जो है बारंबारता दे रखी हो। तो किस प्रकार से हम निकालते हैं? तो यहाँ से मान लिया जैसे 10 जो है अंक आए वो 2 बार आया उसका, फिर उसके बाद में 8 जो है वो 1 बार आया, और 11 जो है वो 3 बार आया, फिर जो है 7 जो है 2 बार आया। तो उसके बाद में यहाँ पर जो है मान लिया 12 जो है वो 4 बार आया। तो कहने का मतलब क्या है, जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 10 जो है अंक जो है 2 बार आया, 8 अंक जो है 1 बार आया, 11 जो अंक जो है 3 बार आया, 7 अंक जो 2 बार आया, 12 अंक 4 बार आया। ये जो बार बार रिपीट हो रहा है, एक अंक से ज़्यादा जो आ रहा है वही उसकी बारंबारता हो जाती है। बारंबारता मतलब बार बार आना। बारंबारता का मतलब ये होता है कि बार बार आना। तो ऐसे सवालों को हम किस प्रकार से व्यवस्थित करते हुए हम उसको हल करते हैं, ये आपको समझना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर 10 अंक जो है 2 बार आया है, तो इन दोनों की हमें गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पर पदों का मान हमें लिखना है, यहाँ पर संख्या के बजाय पदों का मान लिखना है। और पदों की संख्या तो आपको पता चल जाएगी 1 2 3 4 5। तो इनको सबसे पहले करने से पहले हमें क्या करना होता है, तो हम इस सवालों को जहाँ पर आंकड़े अवर्गीकृत हों, जिसमें बारंबारता दी हो, तो इस प्रश्न के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लिया प्रश्न में यहाँ पर उसका भार दे रखा है और यहाँ पर उसकी बारंबारता दे रखी है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हमें सबसे पहले एक सारणी बनानी पड़ती है और उसके बाद में उसको हमको हल करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम 3 कॉलम खींचते हैं। 3 कॉलम खींचने के बाद में हमें ऊपर सबसे लिखना पड़ता है, यहाँ पर उसकी जो है भार जो लिखते हैं किलोग्राम में x लिखते हैं, यहाँ पर उसकी बारंबारता लिखते हैं। बारंबारता को हम f से डिनोट करते हैं, f से। उसके बाद में यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो लिखा जाता है बारंबारता गुणे भार जो है, यहाँ पर हम फिर नीचे जो है इन सब का योग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग योग लिखते हैं। योग में हमें पदों को लिखना होता है। तो यहाँ पर पद कितने लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5। कहने मतलब क्या है, इन बारंबारताओं को हम जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें यहाँ पर इन सबको लिखना होता है, जितना भार दे रखा है 10 20 15 30, और फिर जो है यहाँ पर 15 डबल बार आ रहा है, इसको हम जो है 25 कर दे रहे हैं, 25। उसके बाद में यहाँ पर है उनकी बारंबारता लिखी जाती है, 8 है। 20 किलोग्राम के जो व्यक्ति हैं वो 4 हैं, और 10 किलोग्राम के व्यक्ति जो है 8 हैं, 15 किलोग्राम के 6 हैं, और 30 किलोग्राम के 2 हैं, और 25 किलोग्राम के 5 हैं। अब हमें इन सब का योग जो करना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं समेसन f जो होता है निकलता है। इन सबको जोड़ लेते हैं, 8 4 12 12 6 18 18 2 20 20 5 25। कहने मतलब क्या है, ये अंक 10 किलोग्राम के जो व्यक्ति हैं, मतलब लड़के हैं ही होंगे, बड़े नहीं होंगे, व्यक्ति लड़का ही होगा, छोटा बच्चा, वो 8 है। 20 किलोग्राम के 4 हैं, 15 किलोग्राम के 6 हैं, 30 किलोग्राम के 2 हैं, 25 किलोग्राम के 5 हैं। तो ये सब यहाँ पर संख्या को जोड़ने से पता चल जाएगा कुल इतने जो है वहाँ पर सदस्य हैं, जिसमें लड़के भी हैं और बच्चे भी हैं। तो इन सबको जोड़ने के बाद में हमें जो है जो इसका योग निकल रहा है वो 25 निकला है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर बारंबारता गुणे भार, अर्थात 8 गुणे हम 10 कर देंगे, अर्थात 80 हो जाएगा। और फिर हम 4 गुणे 20 करेंगे, ये भी 80 हो जाएगा। फिर
6 गुणे 15 करेंगे, ये 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90। फिर 2 गुणे 30 करेंगे, ये 60 हो जाएगा। उसके बाद में इसको 5 से गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन सबको जोड़ना है, तो इसको कहते हैं समेसन एफ एक्स। समेसन एफ एक्स जो है इनको जोड़ने से प्राप्त होता है, तो इनको आप जोड़िए, यहाँ से जो है ये 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 8 8 16 16 9 25 25 6 31 31 और 2 33 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 33 में हम एक जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा 4। फिर से आप चेक कर लें कहीं पर गलत तो नहीं हो रहा है। 5 हो गया, 8 8 16 16 9 25 25 में 6 जोड़ेंगे 31 31 में 2 जोड़ेंगे 33 3 आ जाएगा, 3 कैरी बच गई, तो उसके बाद में 3 1 4 हो जाएगा। अर्थात 435 जो निकल रहा है ये तुम्हारा समेसन एफ एक्स है, और समेसन एफ जो है वो 25 है। इसको जो है हम ऊपर ही लिखते हुए आपको जो है किस प्रकार से इसका हम निकालते हैं, तो आपको ये समझना है। तो यहाँ से हम इसको प्रश्न को हटाते हुए आपको सिर्फ इसके बारे में ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमें इसका जो समांतर माध्य निकलेगा वो किस प्रकार से निकालते हैं। तो समांतर माध्य का जो इसमें फार्मूला बनता है वो क्या है, पहले इसको आप समझना है। यहाँ से जो है आंकड़ों के जो भार है उसकी बारंबारता से गुणा करते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, F1 इसको x1 प्लस F2 x2 डॉट डॉट F1 xn बटे जो है Fn। तो ये इसको हम इसमें Fn करने के बजाय समेसन F कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस वाले पोर्शन को हम क्या लिखेंगे, इसको भी समेसन Fx हो जाएगा, और नीचे वाला जो है यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा समेसन F। तो ये समांतरवाद का जो निकालने का फार्मूला है, जब वहाँ पर बारंबारता दे रखी होती है तो इसी फार्मूले में हम ये मान लिख देंगे 435 बटे जो है इसके जो समेसन F जो निकला था वो 25 था। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 5 5 जा 25, यहाँ से 5 8 जा जो है 40 हो जाएगा, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 5 7 जा जो है 35 हो जाएगा, तो यहाँ से 87.5 आ जाएगा। इसको फिर हम डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से ये 16 पॉइंट जो है हो जाएगा तुम्हारा 17 हो जाएगा, 17.4 हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, आप कर लीजिए इसको। तो 5 1 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 7 जा 35, 2 बचेगा, पॉइंट में हम लगा देंगे, तो यहाँ से 20 हो जाएगा, 5 1 जा 5 4 जा 20, तो ये मान इसका निकल आएगा। इस प्रकार से हम समांतर माध्य जो है आसानी से निकाल सकते हैं जब वहाँ पर बारंबारता दे रखी होती है। और मैं जो आज आप लोगों को इस वीडियो में मैंने जो चीज़ें को सब गणित सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी का जनक किसको कहा जाता है, भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, सांख्यिकी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस प्रकार से यूज होता है, आंकड़ों को किस प्रकार से हम व्यवस्थित करते हैं, और केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप निकालते हैं वो कितने प्रकार से निकाली जाती है, उसमें समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य में जो है आंकड़े जब अवर्गीकृत हों और बारंबारता नहीं दे रखी होती है तो हम किस प्रकार से हल करते हैं, और जब बारंबारता दे रखी होती है तो हम उसको किस प्रकार से हल करते हैं। इन सब चीज़ों का आज आप इस वीडियो के माध्यम से आज आपने लोगों ने अध्ययन किया। अगले मेरे जो अगला टॉपिक इस वीडियो से संबंधित ही रिलेटेड होगा, क्योंकि इसमें अभी आप लोगों को मैंने आंकड़ों का वर्गीकरण जहाँ पर जो है बारंबारता दे रखी होती है और बारंबारता नहीं दे रखी होती है, उसके बाद में आता है माध्यिका और बहुलक क्या है। ये माध्यिका जो है आप लोग जो है माध्यिका और बहुलक के बारे में भी आप लोग इसी अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। और आज जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में जो बस इन तथ्यों का अध्ययन कराया है, कहीं पर आपको समस्या लग रही हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आज जो है आप लोगों को इस वीडियो में
एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सब्सक्राइब का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बेल आइकन जो है उसको आप जो है लाल बटन को दबा दिया, उसके बाद में एक जो घंटी आती है, घंटी तीनों घंटियाँ होती हैं और 3 घंटियों में जो आल की घंटी होती है उस पर आपको बटन दबानी है। इससे क्या होता है कि मैं आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहेगा। आपके जब आप कहीं भी यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप मेरे सभी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले ही दिन जब नया साल जो प्रारंभ हुआ था उसी दिन मैंने आप लोगों को बताया था, जब तक आप लोग मेरा उत्साह नहीं बढ़ाएंगे, उत्साहवर्धन नहीं करेंगे, तो मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो के माध्यम से तथ्यों को बताने में असमर्थ रहूँगा। साथ साथ जब मेरा आप मुझको मोटिवेट करते रहेंगे, मनोबल बढ़ाते रहेंगे। मनोबल बढ़ाने का तरीका बस आप लोग को पता ही है, मेरे कमेंट में अपनी उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब में मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग जोड़ते रहिए, ताकि जो है ये मेरा जो वीडियो है आप लोगों को जो अध्ययन करा रहे हैं वो और लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।